महल के अंदर की साजिशें, योगी से डर रहे हैं, योगी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां उसने 125 के करीब पार्षद जिता लिए। यूपी में भी वो सारी वही सीटें लाल अहमद हैं, उनकी किताब है। कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी, इस पे आगे बात करेंगे। ये बड़ा मोहन राव भागवत ने ये बात भी कही थी, हमारे लोग हर पार्टी में हैं। आज मन बहुत उदास है। हमारे मित्र राजशेखर त्रिपाठी हमारे बीच नहीं रहे। कभी कभी कुछ लोग केवल खबरें नहीं लिखते, वो अपने शब्दों से एक दौर बना देते हैं। एक ऐसा ही दौर आज खामोश हो गया। राजशेखर त्रिपाठी को जानने वाला हर व्यक्ति आज ये जानता है कि पत्रकारिता को, दोस्ती को आज कितना बड़ा नुकसान हो गया है। वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, रंगकर्मी, क्या कहा जाए राजशेखर त्रिपाठी को। 53 साल की उम्र में उनका जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं है, बल्कि पत्रकारिता की उस आवाज का दब जाना है जो बिना डरे सच कहती थी। राजशेखर त्रिपाठी ने अखबारों से अपनी शुरुआत की, फिर टीवी पत्रकारिता में अपनी अलग पहचान बनाई। चैनल 7, इंडिया टीवी जैसे बड़े संस्थानों में काम करते करते राजशेखर त्रिपाठी ने केवल खबरों को पेश नहीं किया, बल्कि उन्हें महसूस करवाया। उनकी लेखनी में धार थी और कहा जाता था कि राजनीतिक स्क्रिप्ट उनसे बेहतर लिखना बहुत मुश्किल है। उनके दिल में बेहद अपनापन था। जो लोग उन्हें जानते थे वो कहते हैं कि राजशेखर त्रिपाठी सिर्फ अच्छे पत्रकार नहीं, बल्कि अच्छे इंसान भी थे। मैं खुद इस बात की दिल पर हाथ रखकर गवाही दे सकता हूं। पत्रकारिता के शोर में भी उन्होंने साहित्य को जिंदा रखा, रंगमंच से भी रिश्ता नहीं तोड़ा और समाज के हर मुद्दे को इंसानियत की नजर से देखा। आज मीडिया जगत, साहित्य जगत और उनके तमाम साथियों को बेहद अकेलापन महसूस हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग कुर्सी से नहीं बल्कि अपने स्वभाव से बड़े बनते हैं। शुक्रवार 22 मई को राजशेखर त्रिपाठी का नोएडा के सेक्टर 94 स्थित अंतिम निवास में अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन सच यह है कि ऐसे लोग कभी भी पूरी तरह से विदा नहीं होते। वो अपने शब्दों में, अपनी आवाज में और लोगों की यादों में जिंदा रहते हैं। दास स्वतंत्र परिवार की राजशेखर त्रिपाठी को पूरी भावभीनी श्रद्धांजलि और परिवार को यह अपार दुख सहने की बहुत शक्ति दे ईश्वर, बहुत शक्ति दे। राजशेखर त्रिपाठी वैसे लंबे समय से बीमार थे, लेकिन बीच में एकदम स्वस्थ नजर आने लगे थे। उस दौरान दास स्वतंत्र ने उनसे कई मुद्दों पर बातचीत की थी। उनको आप सुनिए और समझिए कि राजशेखर त्रिपाठी की जैसी लेखनी थी, वैसी ही उनकी जो समझ थी वो थी। राजनीतिक समझ के मामले में राजशेखर त्रिपाठी का कोई जोड़ नहीं था। 10 दिसंबर 2025 को मैंने उनसे बातचीत की थी, जब उन्होंने ये खुलकर बताया कि किस तरीके से आरएसएस के लोग देश की हर पार्टी में हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे, ऐसे ही मैं भी सुनकर चौंक गया था। लेकिन उन्होंने जो समझाया था और जिस तरीके से बताया था कि आरएसएस के लोग हर पार्टी में हैं, आप ये सुनिए। इससे आपको अनुमान लगेगा कि राजशेखर त्रिपाठी की राजनीतिक समझ कितनी उम्दा थी। उस वक्त तो हिंदुओं की पार्टी, अगर आप कायदन बोले, मुस्लिम लीग की लड़ाई कांग्रेस से ही है। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। हाँ बिल्कुल। और वो कांग्रेस में थे। आपने बीच में बड़ी अच्छी बात बोली कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी, इस पे आगे बात करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2009 में आरएसएस को एहसास हुआ हमारे अपने लोग, मतलब अब वो मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारी चीजें। मोहन राव भागवत ने ये बात भी कही थी, हमारे लोग हर पार्टी में हैं। हाँ बिल्कुल, उस समय ये कहा गया था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमारे लोग हर पार्टी में। हाँ, बस एक पार्टी में कुछ ज्यादा है, कांग्रेसियों का। जो डीएनए वो स्वाभाविक लीनिंग रखता भी है। अब आप सोचिए, राइट विंग की तरफ। हाँ, मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके पिताजी अपने आप को स्ट्रांग सेकुलर बोलते हैं, उनको जब पार्टी बदलनी हुई तो पिताजी को उन्होंने थोड़ा सा किनारे कर दिया और उनको अपनी दादी याद आ गई। गांधी अगर घूमे नहीं होते पूरा इंडिया, तो फिर वो भी वो चीज नहीं बन पाते। भाई वो थे, वो भी अमीरों के खानदान से, क्योंकि गांधी को पता था कि अभी अगर आजादी यकबायक मिल गई तो जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं वो नहीं संभाल पाई आजादी भाई।
आपके बगल में पाकिस्तान नहीं संभाल पाया। कांग्रेस के अंदर ही रह के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस के अंदर रह के अलग होते हैं, जबकि कमला नेहरू से उनकी पत्नी प्रभा जी के बेहतरीन दोस्ताना संबंध 22-23 दिसंबर की रात को बिल्कुल रामलला विराजमान हो गए। वो उसी तरह का नारा लगा कि जो राम को ले आए हैं हम उनको लाएंगे टाइप। अच्छा। और अंत में बाबा राघवदास आचार्य नरेंद्र देव जैसे पॉलिटिकल दिग्गज को हरा देते हैं चुनाव। तो जिन्ना ने अपना वो दिखाया कि देखो, दिखाया मैंने आज से 12-15 साल पहले मुंबई के एक डॉक्टर को था, उसने ये एक्सरे निकाला था और गोल्फ की गेंद बराबर, मामूली नहीं होता मेरे यहाँ पे फेफड़े पे स्पॉट है। अगर मैं ये बता देता तो हिंदू 12 साल और रुक जाते और पाकिस्तान बनने नहीं देते। अब आज के बाद हिंदू अपने मंदिरों में जाएंगे। अरे मंदिर कितने बच जाएंगे? जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लाया जाता है, जनसंघ बनती है, तब ये होता है कि भाई ये अब आरएसएस का पॉलिटिकल आउटफिट है। लेकिन आप बताइए कि हमने आजादी की लड़ाई को मेयार बना रखा है। तो नरसिम्हा राव की भूमिका को लेकर भी रह रहकर सवाल उठाते हैं और लोग उस पर भी कई चीजें बोलते हैं। देखिए, नरसिम्हा राव के साथ भी वही है। आरएसएस ने उनको पहचाना। सरदार पटेल ने साफ साफ कहा, तो आपको क्या लगता है हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? तब कासिम रजवी के समझ में आया यार ये गलत आदमी से पंगा हो रहा है। मतलब निजाम के अत्याचार बोलिए या जो भी, तो उसकी वजह से उनके दिमाग में और बहुत सारे लोगों के दिमाग में एंटी निजाम चीजें थी। और वो एंटी निजाम चीजें स्वाभाविक तौर पे एंटी मुस्लिम हो गई। नरसिम्हा राव दरअसल एक वैक्यूम की पैदाइश थे ना। बना दिए जाने के बाद इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने अपने ढंग से लिया। बहुत कम लोग थे जो उनके करीब थे। ये नरसिम्हा राव वहीं पे मंदिर बनाना चाहते थे जहां पे रामलला विराजमान। जब उनको इस बात की सूचना मिली 12-12:15 बजे गुंबदों पे लड़के चढ़ गए कार से, और उसके बाद वो जो है कमरे में, मतलब बताया गया कि पूजा कर रहे, कोई कुछ बता रहे थे। 6 बजे कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें अवतरित हुए। अब इतना बड़ा कमाल करने के बाद कोई कह नहीं रहा उनकी कोई भूमिका नहीं थी और लोगों ने जाके गिरा दिया। लेकिन पंजाब में कभी भी आरएसएस बीजेपी उस कदर मजबूत नहीं हो पाई। अब देखिए, अभी भी बहुत कोशिश करते रहते हैं। मैं बताता हूँ आप, आम आदमी पार्टी को मजबूरी में ही सही, लेकिन बनाना पड़ा भगवंत मान को ही मुख्यमंत्री। ये हिंदूवादी लोग, मैं आरएसएस नहीं बोल रहा हूँ, हिंदूवादी लोग, ये लोगों ने तो जैनों को अपने भीतर पचा लिया, आर्य समाज को अपने भीतर पचा लिया। ये हमें भी ऐसे ही ये हमें भी अपने अंदर समेट ना लें, समेट ना कर दे। कहते ही थे ये हिंदूवादी वोट है, वो कहाँ जाएगा? अगर अमृतसर में आपका हरमंदिर साहब है तो दुर्गियाना टेम्पल भी है, अकाली दल और भाजपा, बिग ब्रदर एंड यंग ब्रदर। आप ये जानते हो कि कार सेवा वर्ड कहाँ से आया? अच्छा, बताओ। ये भी बता दीजिए आप ही। हाँ, कार सेवा वर्ड भी आया है पंजाब से। फिर इसके बाद 20 दिनों बाद फिर मैं उनसे मिला, 30 दिसंबर 2025 का दिन। उस दिन योगी सरकार और योगी का क्या भविष्य है, इसको लेकर हम लोगों ने चर्चा की। राजशेखर त्रिपाठी चूंकि गोरखपुर के ही रहने वाले थे, एक एक नस नस जानते थे, और योगी के सामने क्या कोई चुनौती है 2027 में, इसके बारे में भी राजशेखर ने खुलकर बताया था। ये सुनिए, इससे आपको उनकी समझ और खास तौर पे गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर उनकी जो समझ थी, उसका एक अंदाजा आप लगा सकते हैं अगर आप राजशेखर त्रिपाठी को नहीं जानते तो। महल के अंदर की साजिश है, ये बाहर से कोई कुछ नहीं कर रहा, ये विद इन पार्टी पॉलिटिक्स है। योगी से चिढ़ रहे हैं, योगी से डर रहे हैं, योगी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, योगी को कंट्रोल करने के लिए प्रदेश ऐसा बोला ही जाता है। अरे आप क्या कंट्रोल करेंगे? अगर आप, मुझको कहा गया है कि आप राजशेखर जी को कंट्रोल करेंगे और आप उसके बाद राजशेखर जी के पैर छू लें, तीसरी बार अगर वो मुख्यमंत्री बन जाता है तो फिर उसकी दावेदारी कहां तक होगी। और मजे की बात अब ये देखिए, योगी ने चुप्पी साध रखी, और भी तमाम लोग हैं जो दूसरी जातियों से ताल्लुक रखते हैं, उनको अचानक
ब्राह्मणों से बड़ा जो है प्रेम उमड़ आया है। ये योगी को सवाल है कि क्या अभिमन्यु भी बनाने की कोशिश की जा रही है? प्रधानमंत्री का स्ट्राइक रेट उन्होंने बताया 26% और योगी का 24%। ये लखनऊ वर्सेस दिल्ली नाम की कोई चीज चल रही है क्या? वो मठ में बैठा हुआ साधु, उसका औरा अपनी जगह है। और आपको मैं ये अंदर की खबर बता रहा हूं, अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी या जो अनुशासनहीनता की बात है वो नए नए ताजा बने अध्यक्ष जी पंकज चौधरी ने कही है। कहीं ना कहीं योगी के खिलाफ भी तो एक माहौल पार्टी के अंदर से भी दिखाई दे रहा है। असली कहानी पे आप यहाँ पहुंचे। बाहर वाले केवल मजे ले रहे हैं, तो ब्राह्मणों ने ही नकार दिया इस बैठक को। जिन सज्जन ने ये बैठक बुलाई थी, पंचानंद पाठक, तो आपने सलभमणि त्रिपाठी के मुंह में डाल के कि नहीं साहब दोबारा बैठक होगी। उनका जो रुख रवैया है वो ये बताता है कि साहब वो वहां कुछ उन्होंने महसूस कर लिया। बिना आग के तो धुआं नहीं उठता ना। विधायकों का इकट्ठा होना, बीजेपी के ही ब्राह्मण विधायकों का इकट्ठा होना, उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना, ताकि उनकी कभी योगी जी के साथ फाइन ट्यूनिंग नहीं रही। लेकिन अब हो क्या रहा है कि राख को कुरेदते हुए धुआं पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जब ठाकुरों की बैठक हुई, जब कुछ नहीं बोला गया, तो ब्राह्मणों की बैठक में को क्यों ऐसे वो किया जा रहा है? तो ये भान था इनको कि भाई इसके बाद तो गद्दी योगी की तरफ जाएगी। लेकिन क्या ये जो उनकी अपनी ताकत है, यही पार्टी के अंदरूनी परेशानियों में पहुंच रहा था कि वो बिठाई हुई गोटी नहीं है कि आप कुछ भी उनसे करवा लेंगे। अब आपको कैसे बताऊं कि वो यारों का यार है। लोग कह रहे हैं अरे साहब वो ठाकुरों के मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं। अरे कितने ठाकुरों को तो देखा हमने, उन पत्ते काट दिए या उनको अपमानित कर दिया। कि 27 में अगर योगी उम्मीदवार हैं तो योगी आ रहे हैं, इससे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। भाई साहब योगी की फॉलोइंग मठ की और महाराष्ट्र से लेके कहां तक है, आपके भिवानी हिसार। या तो वो वहां मुख्यमंत्री है या फिर उसी कैलिबर में मामला चाहिए, नहीं तो फिर तो वो अपना मठ से हैंडल कर लेंगे। हमारा योगी शेर है। उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि अगला चुनाव योगी लड़ेंगे, कि मोदी जी अब इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। फिर करीब 20 दिनों बाद 19 जनवरी 2026 इसी साल 19 जनवरी को मैं उनसे एक बार फिर मिला। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आ चुके थे। ओवैसी की पार्टी ने बहुत शानदार उसमें प्रदर्शन किया था और राजशेखर त्रिपाठी ने मुझसे एक बड़ी बात बोली थी। वो बोले, विक्रांत बाबू अब मुसलमान अपना नेता ढूंढने लगा है और मुसलमान अब जो सेकुलर नेता है उनके पीछे भीड़ बनकर नहीं जाता, अब वो अपना नेता तलाशता है। लेकिन राजशेखर त्रिपाठी की पॉलिटिकल समझ कितनी महीन थी इसका अंदाजा लगाइए कि उन्होंने ये कहा था कि बंगाल का जो मुसलमान है, क्योंकि बंगाल का चुनाव उसके बाद होना था, तो जनवरी में हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बंगाल का मुसलमान अपने आप को ओवैसी जैसा नहीं पाता। ओवैसी दिखने में, बोलचाल में, हर चीज में बंगाल के मुसलमान से अलग है। तो हो सकता है बंगाल का मुसलमान उनके साथ ना जुड़े, लेकिन यूपी का मुसलमान, बिहार का मुसलमान, बाकी देश का मुसलमान उसमें अपना हीरो तलाश रहा है। अब आप सोचिए कितनी बारीक उन्होंने बात बोली थी, लेकिन सटीक बात बोली थी और नतीजे में भी वही बात दिखाई दी। अगर बीजेपी को वोट मिलता है हिंदुत्व के नाम पर, तो अगर मुसलमान ओवैसी को दे रहा है, तो कैसे हम कह पाएंगे कि ये गलत हो रहा है या कुछ एक बड़ा खतरा देश की राजनीति के सामने दिखाई दे रहा है? 11 साल से 12 साल से बंदा मेहनत कर रहा है, उसका नतीजा उसको मिला है। ये केवल महाराष्ट्र स्पेसिफिक जीत देखा जाए या इसके कोई बड़े मायने निकलते हैं? देखिए बड़े मायने निकलते हैं। वहां उसने 125 के करीब पार्षद जिता लिए। मुस्लिम फैक्टर वाली सीटें हैं, उन सारी जगहों पे ओवैसी ने अब धमक के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये अब तक की हिस्ट्री है। सलमान ये सोचता रहा है कि वो अपना कोई मुस्लिम नेता नहीं बनाएगा। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का इश्यू बन गया। अब मुसलमान ये कह रहा है, जो मेरा अंदाजा है और जो मैं लोगों से बात कर रहा हूं, कि हमारी भी अपनी एक पार्टी होनी चाहिए, हमारे अपने रहनुमा होने चाहिए, जिनके नाम के आगे ओवैसी, हक, सिद्दीकी है ना, वो लिंकन्स इन से पढ़ गया है। अच्छा, ये वही लिंकन्स इन है लॉ कॉलेज जिसमें जिन्ना साहब ने भी पढ़ाई की थी। वो लाख बातें करते रहे, नहीं हम संविधान के साथ चलेंगे और करना भी चाहते हैं,
मुस्लिम पॉलिटिक्स ही। बिहार का उदाहरण देख लीजिए, जो वो 5 जीत के आए हैं विधायक, तो कौन सी सीट है मुस्लिम बहुल? यूपी में भी वो सारी वही सीटें जाके लड़ते जहां 30 से ऊपर मुसलमान। जो यूथ था अनायास उसके मुंह से जो नाम निकलता था वो ओवैसी का निकलता था। ये हिलाल अहमद है, हाँ, उनकी किताब है सियासी और मुस्लिम। सबसे पहले इसको उन्होंने हिंदी में लिखा कि लोग समझें अल्लाह के नाम की सियासत। और अब सर पे आपके बंगाल है, बंगाल में 26% मुसलमान है। भाई पहले ही वहां एक्सरसाइज करके आ चुके हैं। हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स है, उसमें मतलब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि ये बंदा अपने बीच का लगता है कि नहीं। ओवैसी के बारे में ये हुआ कि ये बंगालियों के साथ बंगाली मुसलमानों के साथ चिपकते ही नहीं, वो अपने जैसा नहीं पाते। हाँ, अब नाम नहीं लूंगा। ओवैसी साहब के एक संदेशवाहक वो मुझसे मिले यही नोएडा में। हैदराबाद का सांसद, छोटी सी पार्टी, और इतना खर्चा करके पूरे देश में घूम रहा है। वो ऐसे तो नहीं हो रहा था ना। और ईडी वीडी कभी पहुंचती भी नहीं है उनके पास, या कोई जांच एजेंसी, कोई हेट स्पीच, या किसी तरह का कोई केस, कुछ उनके भाई के कई बयान वायरल होते रहे। भाईजान चाहते हैं कि मायावती से बात चले समझौते की। खुद ओवैसी मुसलमान और वो दलितों की तरफ हाथ बढ़ाना चाहते थे। जो बी टीम का उन पर धब्बा लगाया जाता था कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, अब वो अपने टारगेट ऑडियंस में अपना विश्वास जमाने में कामयाब हो गए। ओवैसी को अपने अलावा कोई और पार्टी बर्दाश्त नहीं थी। महाराष्ट्र में भी उन्होंने किसके साथ गठबंधन पहले किया? वंचित बहुजन अघाड़ी वाला खेल प्रकाश आंबेडकर के साथ किया। किसी ने तो ओवैसी को ये समझाया या बैकिंग दी कि भाई साहब आप जरा ये ओल्ड हैदराबाद से बाहर निकलो और दाढ़ी और टोपी के साथ बाहर निकलो ठीक ठाक। वरना ओवैसी लंदन पलट, क्रिकेट के इतने बेहतरीन खिलाड़ी, जहां पे इलेक्शन हुआ वहां ईडी पहले पहुंच जाती है, उसी तरह ओवैसी साहब भी पहुंच जाते। अब मुझे खबर तो है, लेकिन अब इस तरह से उनके भाषण बड़े लोकप्रिय होते हैं। बंगाल में वो कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि ये हौसला ट्रांसलेट होगा। उसके बाद हर आदमी ये बात कर रहा है कि वो यूपी में करेंगे, लेकिन बीच में असम आता है। असम में तो पश्चिम बंगाल से ज्यादा कुछ संख्या मुसलमान। अपने बूते तो बीजेपी बंगाल में हर आदमी कह रहा है कि नहीं जीत सकती। सेकुलरिज्म का ठेका अकेले तुमने नहीं ले रखा है मुसलमानों, तुम दरिया बिछाने के लिए नहीं हो। थोड़ा सा उदाहरण महाराष्ट्र में उसका भी दे दीजिए राजशेखर जी। वो इस्लाम पार्टी आई है, ज्यादा चर्चा नहीं हो रही। तो ये उसी का नतीजा। मालेगांव में 25 सीट जीत गए। जी 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 जी। जिन लोगों ने उनको बी टीम बनाने की कोशिश की थी, वो अब ये मान के चलें कि उनके हाथ से चीजें निकल गई। राजशेखर त्रिपाठी जी को पूरे स्वतंत्र परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि और यादों में हमेशा याद रहेंगे। लेकिन राजशेखर त्रिपाठी जैसे आदमी को आप भूल नहीं सकते, क्योंकि मैंने तो उनके साथ कई साल काम किया है। चैनल 7 के शुरुआती दिनों में राजशेखर जी अखबार से आए थे और टीवी में बढ़िया स्क्रिप्ट लिखने लगे थे। हम लोग नए नए अखबार से गए थे और पूरे अखबारी होने के कारण, क्योंकि हम भी अखबार से आए थे, वो भी अखबार के मूल थे जिन्होंने अखबार से काम शुरू किया था, अच्छी दोस्ती होने लगी। सालों साल, आप ये समझिए 2005 से शुरू हुई ये दोस्ती, अभी आज जब उनको अंतिम विदाई देकर आए हैं, अंतिम निवास में उनको विदाई देकर आए हैं, वहां तक तो चली और आगे भी यादों में दोस्ती कायम रहेगी। ईश्वर राजशेखर त्रिपाठी जी के परिवार को, उनके दोनों बच्चों को, भाभी को स्वस्थ रखिए और उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए, बस यही कामना करते हैं। और राजशेखर त्रिपाठी तो अपने काम की वजह से भी हमेशा इस दुनिया में याद रखे जाएंगे। नमस्कार।